गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है कि एवरी डे हम लोग आप लोगों के लिए क्लास लेकर आते हैं, और क्लास ही नहीं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम प्रतिदिन एक क्लास लेकर आते हैं। एक आप लोगों को प्रतिदिन सुबह और शाम क्वेश्चन दिया जाता है, और कम्युनिटी पर आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन प्रतिदिन डाले जाते हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से चीज़ें ताल्लुक़ रखती है। तो आप लोगों के लिए इतना सारा मैटर हम लोग फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो उद्देश्य है, आप लोगों को सफल बनाना है, ताकि आप लोग कम समय में सफलता प्राप्त कर सकें। बाकी आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। आप इस चीज़ को पता होगा आप लोगों को। ना तो हम आपसे कोई यूट्यूब के माध्यम से फीस ले रहे हैं, ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फीस ले रहे हैं। तो आप लोग अगर इस चीज़ का भी फायदा नहीं उठा सकते तो बहुत अफसोस की बात है। आप लोग इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। और एवरी संडे, कोई भी संडे ऐसा नहीं है जब हम आप लोगों के लिए टेस्ट ना लेकर आते हो। टॉप 20 नंबर का प्रति संडे टेस्ट लेकर आते हैं। छुट्टी का दिन भी आप लोगों के लिए हमने अपना माइनस किया हुआ है, ताकि हम आपको आपका जो लक्ष्य है वहाँ तक जल्द से जल्द पहुँचा दें। चलिए, आज आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं क्लास को। मैं लेकर आया हूँ जर्नल हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आप लोगों को पता है कि हमारा अलंकार का टॉपिक चल रहा है। आज अलंकार की लास्ट क्लास है, पार्ट नंबर 5। हमने पूरे अलंकार को, 14 अलंकार है, 14 अलंकारों को, मेन तो 3 है, लेकिन उन्हें 3 को हमने 14 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो 14 टोटल अलंकार है, हमने उन्हें पार्ट 5 में डिवाइड करके आपको पढ़ाया है और समझाया है। बस हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें हिंदी आती है, आप फ्री माइंड से होकर अपना एग्ज़ाम दीजिए और देखना जो हम लोगों ने क्लास आपको कराई है वहाँ से आपको क्वेश्चन कितने देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आइए देखते हैं टॉपिक अलंकार और पार्ट 5, पार्ट नंबर 5, ठीक है। और विषय है सामान्य हिंदी, जर्नल हिंदी। हिंदी की इससे पहले 27 क्लास हो चुकी है, ये 28वीं क्लास है। और हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 टेस्ट आपके यूट्यूब की प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहाँ से जाके अपनी हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार देख लीजिएगा। जब किसी वाक्य में किसी वस्तु का वर्णन, मतलब कोई भी, चाहे तो वो नेचुरल चीज हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, कोई भी हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, XYZ, ठीक है, जमीन से लेके आसमान तक, कुल मिलाकर आप इतना समझिएगा। किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है। बढ़ा चढ़ाकर मतलब उसकी जो वैल्यू नहीं है उसमें वैल्यू बता दी जाती है, जो उसकी क्वालिटी नहीं है उसमें क्वालिटी बता दी जाती है, अगर क्वालिटी उसे नॉन क्वालिटी कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें बढ़ाकर चढ़ाकर बता देना। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है कि वह वास्तविकता से परे दिखाई दे। वास्तविकता मतलब जो उसकी ओरिजिनलिटी है, जो उसकी नेचुरलिटी है, जो उसकी अपनी विशेषता है, उससे हटाकर उसे बताया जाता है, लिखाया जाता है, दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। वास्तविकता से परे अलग दिखता है। इसमें लोक मर्यादा का उल्लंघन भी संभव है। मतलब इसमें जो जन मर्यादा है, जो जनता की भावना है, उसका उल्लंघन भी संभव है।
अब आप इतना याद रखेंगे हमेशा के लिए, कोई भी आप एग्जाम दीजिए जिसमें हिंदी आती है, कि अगर कोई भी वस्तु है और उसकी क्वालिटी नॉन क्वालिटी वस्तु है और उसमें हम जान डाल रहे, क्वालिटी दिखा रहे, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। समझ गए? एक बार फिर समझ लीजिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार वहां उस पंक्ति में होगा जहां पर किसी चीज का या किसी वाक्य का या किसी शब्द का या किसी भी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है। ठीक है? जैसे एक पंक्ति है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल चुकी, गए निशाचर भाग। बताइए, क्या इस पंक्ति में ऐसा था कि हनुमान जी की जो पूंछ थी उसमें, अभी ये तो हनुमान जी की पूंछ में भी आग लगी है परसों तरसों ही, ठीक है, आपने देखा, लग गई नहीं आग। तो ये कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल चुकी, गए निशाचर भाग। ऐसा था? नहीं था। हनुमान की पूंछ में आग भी लगी थी, लंका भी जल गई थी और निशाचर वहीं के वहीं थे। तो इस पंक्ति में या इस वाक्य में किसी इस वस्तु का वर्णन बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है और मैं कहने लगूं वो एग्जाम तो ग्रुप डी का भी पास नहीं कर सकता, और हम कहने लगे टीचर लोग कि नहीं नहीं तुम IAS का एग्जाम पास कर लोगे, तो क्या है, उसका हम उसकी जो क्वालिटी है उसे बढ़ा चढ़ाकर उसके सामने पेश कर रहे हैं, तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्लियर है यहां तक के? कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा अलंकार है हमारा संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार है? संदेह। संदेह से ही पता लगता है किसी चीज में संशय पैदा हो जाना, संदेह पैदा हो जाना और कोई गलतफहमी आ जाना। जहां एक वस्तु को पहचानने में, याद रखना, किसी वस्तु को पहचानने में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। अनिश्चितता मतलब क्लियरिटी नहीं आती, उसमें कंफ्यूजिंग की स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार के वाक्य में या और की आदि का प्रयोग होता है। क्लियर है? संदेह का मतलब क्या है? किसी चीज पे हमें शक हो जाना, संदेह हो जाना, किसी चीज में अनक्लियरिटी होना, किसी चीज को सही प्रकार से ना पहचानना, उसमें संदेह अलंकार होता है आपका। ठीक है? और संदेह अलंकार में या और की इन दोनों का प्रयोग होता है। जैसे यह मुख है या चंद्र है। देखो या का प्रयोग हो रहा है नहीं, इस पंक्ति में कहा गया है यह मुख है या चंद्र है, मतलब मुख की और चंद्र की, चांद की तुलना की गई है, तो या का प्रयोग हो गया। तो ये पंक्ति बहुत आती है, ये मुख है या चंद्र है, तो कौन सा अलंकार हो गया? संदेह अलंकार। जैसे हमने कहा यह घर है या पार्क है, तो संदेह अलंकार। यह पुस्तक उसकी है या मेरी है, तो की का प्रयोग होगा, उसकी या मेरी है। कंफ्यूज ये हो रहा कि उसकी है या मेरी है, अब ये नहीं क्लियरिटी आ रही कि उसकी है या मेरी है। क्लियर है? जैसे यह पैंट उसकी है या मेरी है, यह कपड़े भैया के हैं या मेरे हैं, तो संदेह हो रहा दोनों चीजों में। यह आज दिल्ली पापा जी जाएंगे या मैं जाऊंगा, तो संदेह अलंकार। ना पापा जी क्लियर जाने की बात है, ना मेरी क्लियरिटी है। क्लियर है यहां तक के? इसी तरीके से यह रस्सी है या सांप है, या का प्रयोग हो गया। रस्सी है या सांप है, मतलब अगर आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, बंद कमरा होता है, अंधेरा छाया होता है और हम कमरे से निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें एक दिक्कत आने लगती है कि अगर कोई पैर लग गया हमारे पे, हम बिना शूज के या चप्पलों के हैं बिना, तो वहाँ पर हमें एकदम डर का भाव होता है कि हम सोचेंगे यार सांप है, तो वहाँ पर रस्सी है या सांप है, संदेह हो गया तो संदेह अलंकार हो गया। इसी तरीके से जिसे देख मोहन
कूदा, मतलब मोहन के पैर पे जैसे ही रस्सी लगती है तो मोहन कूदने लगता है, तो कूद जाता है उससे, तो संदेह हो जाता है उसे रस्सी है या सांप है, वो सांप समझता है रस्सी को। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति है, सारी पीछे नारी है या नारी पीछे साड़ी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि साड़ी नारी के पीछे और नारी साड़ी के पीछे, एक दूसरे के पीछे, क्लियरिटी की भावना नहीं है वहाँ पर, क्लियर नहीं है कुछ भी, संदेह अलंकार है। ठीक है, इसी तरीके से यह चेयर मेरी है या मोहन की है, तो संदेह हो रहा है मेरा है। यह मकान मेरा है या उसका है, संदेह अलंकार है। क्लियर है यहाँ तक दोनों अलंकार? वेरी गुड। इसके बाद तीसरा अलंकार है इसका मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। जब किसी शब्द में लेखक निर्जीव वस्तु, निर्जीव बिना जान की वस्तु, निर्जीव होती है जो बिना जान की वस्तु होती है, निर्जीव वस्तु, जड़ या अमूर्त भाव को मूर्त या सजीव बनाने का प्रयत्न करता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। अब आप इतना याद रखना कि कोई भी लेखक हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी XYZ, अगर कोई निर्जीव वस्तु है, निर्जीव बिना जान की वस्तु है, और वह उसमें ये दिखाने का प्रयास कर रहा है या दिखा रहा है जिस तरीके से सजीव वस्तु हो, सजीव जान की वस्तु हो, जानदार वस्तु, जैसे हम और आप। आपने देखा होगा कि लेखक, चित्रकार, आर्टिस्ट किसी का चित्र बना देते हैं, पक्षी का, पशु का, मानव का, बिल्डिंग का, समुद्र का, नहर का, तालाब का, XYZ, तो वो इस तरीके से दिखाई देता है जिस तरीके से ये सजीव वस्तु हो। तो इसमें मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु में दिखाने का प्रयास किया जाता है, बिना जान की वस्तु को जानदार वस्तु की तुलना में दिखाया जाता है। क्लियर? जैसे पंक्ति देख लीजिएगा, उठ उठ रही लघु लघु लहर, करुणा की नाव अंगड़ाई सी। देख लीजिएगा, उठ उठ रही लघु लघु लहर, करुणा की नाव अंगड़ाई सी, इस सूखे तट पर छिटक छियर, जगी वनस्पति अलसाई मुख, धोती शीतल जल से। ये पूरी पंक्ति का जो सार है मैं आपको बतला देता हूं। पूरी पंक्ति का जो सार है वो ये है कि जो समुद्र है या नहर है या तालाब है, उसमें जो आपने देखा होगा नहर या समुद्र में ऐसे लहर उठती है, ऐसे देखा है ना, लहर उठ उठ रही लघु लघु लहर, लघु मतलब छोटी छोटी लहर, लघु लघु, करुणा की नाव अंगड़ाई सी, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अंगड़ाई ले रही हो, कभी ऊपर को कभी नीचे को, अंगड़ाई सी ले रही है। इस सूखे तट पर छिटक छियर, जो उसका समुद्र का या नहर का तट है, किनारा है, उस पर जो लहर है उनकी पानी की बौछारें पड़ रही है। जगी वनस्पति अलसाई मुख, उस तट पर जो वनस्पति है उन पे जब पानी लगता है, जो उनका आलस सा होता है, जो वो चमकीली नहीं होती, तो उन पर भी चमक दिखाई देने लगती है। धोती शीतल जल से, ऐसा लग रहा है जैसे वनस्पति ने भी अपना मुख धो लिया हो और ठंडे पानी से अपना मुंह धो लिया हो और वो उनका आलस दूर हो गया हो। तो इस तरह का जो है आपका मानवीकरण अलंकार है। इतना याद रखना कि जहाँ भी लेखक या संपादक निर्जीव वस्तु को सजीव दिखाने का प्रयास करता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, या बिना जान की वस्तु को जानदार वस्तु में दिखाने का प्रयास करता है वहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। क्लियर है यहाँ तक के? नेक्स्ट है रूपक अलंकार। इसका अर्थ होता है रूप ग्रहण करना। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि किसका अर्थ है रूप ग्रहण करना, तो रूप जो ग्रहण करना अर्थ है वो है रूपक अलंकार की पहचान। जब उपमेय पर उपमान का अभेद संबंध हो, याद रखना रूपक अलंकार की पहचान है
उपमेय पर उपमान का अभेद संबंध होगा। ये भी क्वेश्चन आता है, उपमेय पर उपमान का अभेद संबंध किस अलंकार की पहचान है? रूपक अलंकार की पहचान है। जैसे पायो जी मैंने राम जतन धन पायो, मतलब यह है कि अगर मैंने राम को पा लिया तो मैंने पूरी दुनिया का धन दौलत पा ली। तो यहां पर क्या है, जो राम है वो उपमेय है, और जतन धन मतलब राम के मिलते ही पूरे दुनिया का धन पा लिया, तो ये उपमान है। तो यहां पर उपमेय पर उपमान की कल्पना की जाएगी या तुलना की जाएगी या संबंध होगा। एक और पंक्ति है, जैसे ये भी बार बार आती है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नगरी। देखो, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नगरी। इसमें एक बार ये पूछा गया इसमें कितने उपमेय हैं और कितने उपमान हैं। ठीक है, तो देखो ये जो अंबर है ये उपमेय है, उपमेय है। ठीक है, पनघट उपमान है। ठीक है, इसी तरीके से तारा घट उषा ये उपमेय है और ये उपमान है। अब याद रखना, इस पंक्ति में अगर उपमेय उपमान दो उपमेय हैं, भाई एक ताराघट उषा नगरी उपमेय है और एक अंबर उपमेय है। ठीक है, दो उपमेय हैं और दो उपमान है। क्लियर है? और बाकी कौन सा अलंकार है? बीती विभावरी जागरी पनघट पर डुबो रही ताराघट उषा नगरी, तो रूपक अलंकार है। और इससे पहले पायो जी मैंने राम जतन धन या राम रतन धन पायो, एक ही बात है सब, तो इसमें भी रूपक अलंकार है। किस अलंकार की पहचान रूप ग्रहण करना होता है? रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का संबंध या अभेद संबंध दिखाई देता है। क्लियर है? तो ये थे आज हमारा अलंकार, हमने कंप्लीट कर दिए हैं। पार्ट 5 में मैंने आपको बतलाया हूँ अलंकार हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद अगर आपकी कोई भी समस्या रहती है तो आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, दिल से आप लोगों का आभार है। आपकी कोई भी समस्या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमें ज़रूरत है बस ईमानदारी के साथ नोट्स बनाने की, लिखकर प्रयास करने की, बार बार पढ़ने की, यही हमारी सफलता निर्धारित करती है चीज़ें। चलिए खैर, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और आप जुड़िए हमारे साथ कंटिन्यूटी के। देखते हैं कितनी जल्दी और कितने कम समय में हम सफलता प्राप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू।